हमें यही तो कहेंगे ना, पता नहीं कहां से सीख कर आता है, हमें भी नहीं आता। देखो बच्चे मोबाइल कैसे छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, हमें नहीं पता। भाषा को महत्व देना था। दूसरे अध्याय में शिशु शिक्षा के अंतर्गत पठन संस्कृति का निर्माण की चर्चा करता है। और तीसरा अध्याय बड़ा अद्भुत है, ड्रॉप आउट्स, जो बच्चे छोड़ देते हैं। अनेक कारण दिए गए हैं और एक कारण दिया गया है, पुस्तकें बच्चों के स्तर से ऊपर हैं। जिसका क्या निकलता है, क्यों स्तर से ऊपर है? क्योंकि बच्चों की पठन क्षमता नहीं है, अवबोधन क्षमता नहीं है, इन दोनों में संबंध करने की क्षमता नहीं है। इसलिए कारण हम अपनी पुस्तकों को उनकी भाषा के अनुसार बनाएं। और यह लिखा गया जो 18वें और 21वें अध्याय में भी आता है, प्रौद्योगिकी के समय, कि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए बच्चों के सीखने में आने वाले अवरोधों को दूर करना। चतुर्थ अध्याय पूरा शिक्षण शास्त्र पर है, भाषाओं के पढ़ाने पर है। भाषाएं कैसी पढ़ाई जाए, हम बच्चे को समझे नहीं, उसे आता क्या है। हम चिकित्सक के पास जाते हैं, वो पूछता है सर दर्द कब से है, क्या खाया था, क्या पिया था, क्या किया था, और फिर पूछता है किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है। ये डायग्नोसिस है, रोग का कारण क्या है। अध्यापक भी तो चिकित्सक है, सिखाने जा रहा है, मस्तिष्क को सिखाने जा रहा है, तो उसे नहीं जानना चाहिए किसे क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्यों नहीं आता है। उसे दूर करने के लिए उपाय करे, वो उपचार है। इसलिए चौथा अध्याय कहता है निदान और उपचार की प्रक्रिया जुड़ी होनी चाहिए। भाषाओं के लिए बहुत सारी पद्धतियों की चर्चा की गई है। पांचवा अध्याय शिक्षक से संबद्ध है और वहां कहा है जो अध्यापक 4 वर्ष का पाठ्यक्रम लेगा, विशेष रूप से कहा गया है हर अध्यापक को न्यूनतया 2 भाषाएं आनी चाहिए। और कहा दूर दराज के इलाकों में द्विभाषी अध्यापकों को नियुक्त किया जाए, क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी बातों को समझ तो सके। और भी बहुत सी बातें में समय नहीं। छठा अध्याय समावेशन की चर्चा करता है, समानता की चर्चा करता है। मैंने एक उदाहरण दिया, अगर 10वीं क्लास का पेपर बच्चों को समान आता है, ये सरकारी और निजी विद्यालयों के बीच की बात के दृष्टि से ये अन्याय है। इस अन्याय को दूर करने की बात करता है। और जिनकी भाषा नहीं है उन बच्चों को आप कैसे अपनी कक्षा के साथ बैठा पाएंगे, पहले उनके लिए उस भाषा को चलाइए तो सही। इसलिए समावेशन में इस बात को दिया गया जिसे कहा गया इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस केवल दिव्यांग होना नहीं है, भाषा के द्वारा भी होता। नहीं तो बच्चे कहीं और बैठे हैं, कहते भैया क्लास में तो बैठे हो, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि किसने सिखाया नहीं। हम छंद की बात करते हैं, अलंकार की बात करते हैं, बच्चे के लिए छंद का क्या पता है, अलंकार किसे कहते हैं। हमने तो कहा अलंकार का तो अलंकृति, जो सजाता है। मैंने देखा अपनी माँ रो रही थी, एक चलचित्र देख रही थी और बाद में कहती बड़ा मजा आया, बहुत ही अच्छा था। मैंने कहा आंसू तो बह गए, रोए कैसे? ये चमत्कार है, इसे अलंकार कहा गया है। किस प्रकार से उसका भाव निकलता है। अरे भैया अभिधा तो समझे, अभिधा तो आती नहीं, लक्षणा व्यंजन में पहुंचा दिया हमने। विज्ञान की भाषा अभिधा है, साहित्य की भाषा लक्षणा व्यंजना है। किसी बच्चे को बंदर कहने का अर्थ है पहले यह तो जाने कि बंदर होता क्या है। जब कहेंगे कि बड़ा उछलता है, कूदता है, नकल करता है, तब हम बच्चों को कहते बंदर समझ आएगा ये इसलिए कहा जा रहा है। जब तक अभिधा ही नहीं पता होगी, लक्षणा व्यंजना कैसे पता है। क्या कारण है कि गांव का विद्यार्थी जो शुद्ध वातावरण में जीता है, बहुत चिंतन भी करता है, उसकी बातें सुनिए ना, आपको न जाने कितनी बातें सुना जाएगा। लेकिन विज्ञान वो नहीं पढ़ पा रहा है। इसका कारण है, मैं तो कहता हूं गांव का बच्चा शहर का बच्चा विज्ञान पढ़ता है, गांव का बच्चा विज्ञान जीता है। और वो क्या क्या नहीं देख रहा है। साइंस टेलर की परीक्षा हो रही थी,
अंग्रेजी में प्रश्न किए गए। तथाकथित डीपीएस मॉडल स्कूल जैसे बच्चों के बच्चे भी आए, कुछ गांव के बच्चे भी किसी कारण से पहुंच गए, उन्होंने प्रश्न किए, अंग्रेजी में पूछा गया और जब उत्तर दे दिया उन सभी तथाकथित निजी विद्यालय के बच्चों ने और गांव का बच्चा उत्तर नहीं दे पाया, एक परीक्षक झला हुआ गाली दे दी, मूर्ख पता नहीं कहां से आ गए हैं, किसने भेज दिया है। एक बड़ा संवेदनशील अध्यापक बैठे हुए थे, कहते प्रश्न मैं करूंगा, अब देखना कौन समझदार है। कहा इन सबको रोको, रोक दिया गया। कहा अब सिर्फ देखिएगा, अब बेलों पर भेजो अंग्रेजी दांव को। बोल भाई, पाला पड़ा है, खेतों में पानी देगा कि ना देगा? कहते जी व्हाट इज पाला? समझाया पाला, इट इज टू कोल्ड, वी विल नॉट वाटर। जाओ। फिर आया गांव का बच्चा, बोल भाई पाला पड़ा है, खेतों जरूर देंगे जी। क्यों देंगे? इसलिए देंगे कौन विज्ञान जानता है। अरे आपने अंग्रेजी में उसे पढ़ाकर, उसे पुस्तकें देकर उससे उसके विचार ही छीन लिए हैं और शिक्षा को कहते हो वो विचारों को दान देने वाली है। जब आपने उसकी भाषा ही छीन ली है तो उस क्या विचार कैसे बन पाओगे? साथियों, पूसा में बैठे हुए एग्रीकल्चरिस्ट और किसान जो है, दोनों में से खेती करना कौन जानता है? किसान। और महत्व किसे दिया जाता है? ये अंग्रेजी के कारण हुआ है, क्योंकि उसकी पुस्तकें उसमें मिल रही है। न जाने ऐसे कितने उदाहरण हैं। अभी पिछले दिनों 11 नवंबर आया, प्रौढ़ शिक्षा पर चर्चा शुरू हुई। प्राचीन हमारी नीति में भी कह दिया गया प्रौढ़ शिक्षा पर पूरा एक अध्याय है। और जब उन्होंने कहा तो उन्होंने किसने मुझसे पूछा कि आपको हम प्रश्न करना चाहते हैं। मैं भी कार्यक्रम में, मुझे बुलाया गया, मेरी छात्रा उषा जी कर रही थी तो जाना पड़ा। तो ये कहीं उसने कहा हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कुछ साक्षात्कार लें। मैंने कहा साक्षात्कार लेने के स्थान पर पहले मेरे प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद साक्षात्कार लीजिएगा। मैंने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा होती क्या है, ये आप मुझसे पूछना चाहते हैं। मैंने इससे पहले कुछ और चाहिए। हमारे देश की समस्या क्या है? कहते हैं बहुत से हैं, उनमें से भ्रष्टाचार भी है। मैंने कहा बता सकते हो भ्रष्टाचार कहां कहां है? तो उन्होंने कई गिरा दिए। मैंने कहा इन सब में शिक्षित वर्ग है, मजदूर वर्ग नहीं है। तो कौन भ्रष्ट है? कैसे शिक्षा देना चाहते हैं? अरे वो किसान वो प्रौढ़ जीवन के अनुभवों को जानता है, उससे सीखो परिवार में कैसे रहते हैं। इन परिवारों को मत थोपो कि विवाह बाद में होता है, तलाक पहले हो जाती है, ऐसे मत सोचिए। यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। अथर्ववेद में ग्रह महिमा पर सूक्त है। समय नहीं रही तो मैं मंत्र पढ़कर सुनाता। कहते हैं कि हम सब कैसे मिलकर रहें। सन 1996 में एक डायलॉग्स कमीशन का रिपोर्ट आया। उसने कहा कि शिक्षा के 4 स्तंभ हैं, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। ज्ञान हेतु शिक्षा, कर्म हेतु शिक्षा, मिलकर रहने हेतु शिक्षा और मनुष्य बनने के लिए शिक्षा। ये कहां से आगे जा? मैंने खोज की तब पता लगा डॉक्टर कर्ण सिंह ने भारत का नेतृत्व किया था। तो उन्होंने कहा यह संस्कृत की ग्रंथ लर्निंग टू नो, ज्ञान हेतु शिक्षा। ज्ञान चाहिए। ये विश्वविद्यालयों का निर्माण ज्ञान के निर्माण के लिए हुआ है, जो राधा कृष्ण कमीशन ने कहा। इसीलिए शोध होता है, इसीलिए रिसर्च होती है, इसीलिए सर्च होती है। सर्च और रिसर्च दोनों में अंतर है। सर्च मूल है, जब उस मूल को नए संदर्भों में लागू किया जाता है तो वह रिसर्च है। इसलिए संधान और अनुसंधान में अंतर है। तब पता लगा नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही वर्तते। इस दुनिया में ज्ञान के समान, ज्ञानदेव जी, ज्ञान के समान कोई पवित्र नहीं है। ज्ञान तो है, कर्म नहीं हो। तो फिर संस्कृत कहती है ज्ञानम धारा क्रिया बिना। ज्ञान भार बन जाता है क्रिया के बिना। ज्ञान आया,
क्रिया आई, मिलकर ना रहे तो तब कहा लर्निंग टू लिव टुगेदर, मिलकर रहने हेतु शिक्षा। फिर डिग्बेक कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संवमनांसि जानता, यह है भारत। और फिर कहता है लर्निंग टू बी, मनुष्य बनने हेतु शिक्षा। क्या है मनुष्य बनना? तो फिर श्लोक आकर कहता है महाभारत का और बाकी ग्रंथों का, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण, इन 10 से जो जुड़ा हुआ है वह मनुष्य है, मनुर्भव। महाभारत की यही गाथा है। महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, वो जीवन वृत्त है, एक मनुष्य का जीवन है। भारत का मतलब भरण पोषण करना, महाभारत सबसे अधिक भरण पोषण करना। हम किसका सबसे अधिक भरण पोषण करते हैं? अपने शरीर का। मेरा शरीर महाभारत है। महाभारत का युद्ध कहां होता है? हमारा जीवन कर्मस्थलीय है, हम कार्य करते हैं, इसलिए कुरुक्षेत्र है। महाभारत का युद्ध किनमें होता है? पांडवों में, कौरव में। पांडव कितने हैं? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? कौरव कितने हैं? हमारी इच्छाएं कितनी हैं? हमारे 5 इंद्रियों और सैकड़ों की इच्छाओं में युद्ध होता है। विजय किसकी होती है? पांडवों की, क्योंकि कृष्ण है। कृष्ण कर्म चिंतन मनन खुदाई कृषि खोदना, ये मस्तिष्क वही करता है। और बायोलॉजी कहते हैं हमारे मस्तिष्क का शरीर, हमारे मस्तिष्क का स्वरूप जुते हुए खेत के समान है। यह महाभारत है। हमारी भावनाएं हैं, भीष्म कोई और नहीं है। जब हम स्वार्थी बन जाते हैं या हम निर्णय नहीं ले पाते हैं तो हम भीष्म बन जाते हैं। जब बिल्कुल स्वार्थी हो तो धृतराष्ट्र बन जाते हैं। फिर संजय चाहिए। अरे कहानी तो 2 पात्रों की है, संजय और धृतराष्ट्र की, बाकी तो वर्णन है। यह प्राचीन भारत है, यह भाषा का है। ये केवल ज्ञान नहीं है, भाषा में सिखाएगा। इन चीजों को खोजना, शायद मैं कहूंगा अगर साहित्य भी है तो शोध होना चाहिए। इसी तरह से 8वें 9वें 10वें सभी अध्यायों में कहा गया, 22वां अध्याय तो पूरा ही भाषा पर है। साथियों, हमारी शिक्षा नीति ने केवल और केवल समस्याएं नहीं बताई हैं, शोध के क्षेत्र भी बताए हैं। यह भी तो शोध हो सकता है, बच्चे साहित्य क्यों नहीं समझ सकते हैं, जानिए, फिर उसके बाद शोध कीजिए। यह भी तो शोध हो सकता है, बच्चे कहां कहां वर्तने की अशुद्धियां करते हैं, क्यों करते हैं, शोध कीजिए और दूर करवाइए। समाचार पत्रों की भाषा कैसी है, कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता। अब बोधन क्षमता पर शोध हो सकता है। साथियों, कहने का अर्थ है, समय देखते बस 2-3 मिनट में बंद करता हूं, क्योंकि विषय तो बहुत विस्तार है, लेकिन आपकी बुभुक्षा को भी देखना है। इस शिक्षा नीति ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं हमारे शोध की दिशा क्या होनी चाहिए, कहां कहां हमारी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए शोध किया जाना चाहिए। हम बच्चों को शब्दकोश देखना जरूर सिखाएं, लेकिन इस पर भी शोध कराएं, शब्दों का निर्माण कैसे किया जाता है, नई शब्दावली कैसे चाहिए। शिक्षा नीति बार बार कहती है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ऐसे अनंत हमारे पास शोध के विषय। एक बहुत बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक हैं, आपने नाम सुना होगा, प्रोफेसर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव। प्रोफेसर, हाँ जी, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में आए तो जब मैं भाषा विज्ञान पढ़ रहा था तो उन्होंने कुछ बातें, उनकी पुस्तकें, कई पुस्तकें, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया गया था, शैक्षिक व्याकरण, कि हम बच्चों को तो व्याकरण तो सिखाएं, लेकिन वह शैक्षिक व्याकरण का अर्थ बनता है सीखने वाले का स्वरूप क्या है, सिखाने वाला का स्वरूप क्या है, किसका ज्ञान कितना है, समस्याएं कैसी आती हैं, उन्हें दूर करने के उपाय क्या है। ऐसी बहुत उसका विस्तार है। मुझे लगता है शोध का विषय वो शैक्षिक व्याकरण भी हो सकता है। अगर हमारा पूरा ज्ञान भाषा पर आधारित है, और ये सच भी है, भर्तृहरि ने बहुत सुंदर लिखा था, न स्वस्ति प्रत्ययो लोके, इस दुनिया में कोई संकल्पना नहीं है जो भाषा के बिना होती। इसने कहा अंत में
सर ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते, सारा ज्ञान भाषा के द्वारा ही आता है। जब सारा ज्ञान भाषा के द्वारा आता है तो भाषा विज्ञान को महत्व दिया जाना चाहिए, भाषा को महत्व दिया चाहिए। और मैं तो यह भी कहूंगा, सन 1956-57 में एक संस्कृत आयोग आया था, उसने कहा था प्रत्येक संस्कृत विश्वविद्यालय में वैज्ञानिकों की नियुक्ति हो और प्रत्येक आधुनिक विश्वविद्यालय में संस्कृत वालों की नियुक्ति हो। मैं इसको दूसरे रूप में कहूंगा, चाहे वो विज्ञान का विश्वविद्यालय है, विज्ञान संबद्ध महाविद्यालय है, कुछ भी हो, हर विज्ञान पढ़ाने वाले अध्यापक को भाषा विज्ञान पढ़ना चाहिए, क्योंकि भाषा के द्वारा विज्ञान सिखाता है। भाषा का प्रयोग कैसे करना है यह उस वैज्ञानिक को आना चाहिए, वाणिज्य वालों को भी आना चाहिए। हर विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान को अनिवार्य कर दिया जाए, हर अध्यापक के लिए आवश्यक प्रश्न पत्र कर दिया जाए, भाषा का प्रयोग कैसे होना चाहिए, आपकी शब्दावली कैसे बनेगी, ये अनुवाद कराने की प्रक्रिया को बंद करो। अनुवाद कैसे आपको समाधान कर सकता है, बहुत सारे उदाहरण आपको माननीय अवधेश जी ने दिए थे। बहुत से सेवानिवृत्त ऐसे हमारे अध्यापक हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो अपनी भाषा भी जानते हैं और अपना विषय भी जानते हैं। उनसे पुस्तकें लिखवाइए ना, उन्हें मान दे दीजिए ताकि वे दे और मूल रूप से उन भाषाओं में पुस्तक आ सके। अनुवाद तो गूगल करेगा, तो जो करेगा वो आपको भी पता है कैसा होता है। वो तो फिर वही कहेगा, वो एक कवि है उसमें पीकॉक, तो कहता है कवि मोर कहते हैं, हो जाएगा। तो किसने पूछ लिया, भैया व्हाट इज जलेबी और व्हाट इज दही कर्ड, कहते हैं कर्ड कैसे एक्सप्लेन करें दही को, क्या कहता है स्लीपिंग इन द नाइट मिल्क 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 स्लीपिंग इन द नाइट मॉर्निंग टाइट। जलेबी क्या है, राउंड 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 विद इंजेक्शन शुगर, ये नहीं चलेगा। आप चुन्नी का दुपट्टे का कैसे भाषा बनाओगे, फ्रॉक को कैसे लाओगे। कई शब्द वैसे लाने पड़ते हैं क्योंकि शब्द अपनी संस्कृति की उपज होते हैं और शिक्षा नीति कहती है हर संस्कृति की अपनी विशिष्टता है और उसे संस्कृति के साथ, भारत की संस्कृति के साथ जोड़ा जाना चाहिए उसे। साथियों, ऐसे बहुत से बिंदु हैं, लेकिन कुछ मैंने क्षेत्र बताए। भाषा विज्ञान को लेकर, भाषा की प्रकृति के लेकर हर विश्वविद्यालय को चाहिए कुछ उन क्षेत्रों की खोज करे जिन पर शोध कार्य नहीं हुआ है और छात्रों को उसके लिए ले जाए। एक शब्द है शैली विज्ञान, ये बात कहकर समाप्त करूंगा। विज्ञान की अपनी भाषा है, साहित्य की अपनी भाषा है, वाणिज्य की अपनी भाषा है, चिकित्सा की अपनी भाषा है। जब भाषाओं का स्वरूप अलग है तो सभी भाषाओं को कैसे समझा जा सकता है। हर एमए अंग्रेजी वाला अनिवार्य नहीं कि मेडिकल साइंस की अंग्रेजी को भी पढ़ ले, इंजीनियरिंग को भी पढ़ ले। मुझे लगता है हर विषय की भाषा है। हमारे हिंदी के पाठ्यक्रमों में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को वास्तविक रूप में लाया जाए, केवल प्रयोजन मूलक के साथ नहीं, वस्तुतः लाया जाए। माननीय सराजू यहाँ बैठे हुए बहुत इस क्षेत्र में कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि विभिन्न विषयों की भाषा के स्वरूप को देखते हुए इस प्रकार से लाया जाए कि गणित का, मैंने एमए की छात्र से कराया था, गणित की भाषा कैसी होती है। इस प्रकार के बिंदुओं को लाकर मुझे लगता है हम शैली विज्ञान में शोध कराकर पुस्तकों को कैसे लिखा जाता है इस पर भी तो शोध हो सकता है। पुस्तकों के लिखने का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसी भाषा हो, इस पर भी तो शोध हो सकता है। मुझे लगता है हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के साथ समाधान के लिए शोध कराने चाहिए। नहीं तो क्या होगा, हर विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है, भाषा विज्ञान विभाग है, बहुत से शोध हो गए हैं, बहुत से शिक्षण पद्धतियां भी आई हैं, नेट की परीक्षा भी होती है, न जाने कितनी परीक्षाएं होती हैं, उन्हें छांट कर लिया जाता है, तब भी हिंदी का स्तर नीचे चलता जाता है, भाषाओं का स्तर चलता जा रहा है। साथियों, आने वाला समय होगा, हम तो भाषा की बात कर रहे हैं, भाषा का अध्यापक बनने के लिए लोग नहीं मिलेंगे। ये बहुत
बहुत कम है जो आए हैं, किसी कारण से आ गए, उनको वही करना है। भाषा का सम्मान दिलाने के लिए किस प्रकार के नूतन क्षेत्रों को लाया जा सकता है, और ये प्राचीन भारत में था। महाभाष्य पर शोध कराएंगे। भर्तृहरिपद, भर्तृहरि केवल वाक्य पदियम नहीं है, इसी को चौंसी ने कहा सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर, और भर्तृ कहते वाक्य पदियम, वही भाव है। महाभाष्य समाज भाषा वैज्ञानिक है, सोशल लिंग्विस्टिक्स है और साइको लिंग्विस्टिक्स है। न जाने ऐसे कितने ग्रंथ हैं। आजकल ऑब्जेक्टिविटी का बहुत प्रचलन चला है। गदाधर का जो विज्ञान, जो भाषा संबंधी विषय है, वह अपने आप में बुनियादी तौर पर ऑब्जेक्टिविटी पर है, और अंत में न्याय दर्शन केवल न्याय दर्शन नहीं है। अगर विज्ञान प्रमाण चाहता है, विज्ञान का यही तो है, निरीक्षण हो, समस्या क्या है, डेटा कलेक्ट किया जाए, उसका एनालिसिस किया जाए, प्रमाणित किया जाए। हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस था, फिर परीक्षण के बाद उसे थीसिस बनाया जाए। और मजेदार बात है, न्याय दर्शन का पहले सूत्र का पहले शब्द का पहला शब्द प्रमाण है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, तर्क, पूरे 16 को गिनाया गया है। ये न्याय दर्शन नहीं, ये विज्ञान की पद्धति है। इन शास्त्रीय ग्रंथों को भी इस प्रकार से हमारी समस्याओं के समाधान के लिए कैसे उपयोग में लाया जाए, इसे भी देखना चाहिए। भारतीय भाषाएं जुड़ी हैं, बहुत सुंदर कहा था, भाषा का रूप भिन्न दिखाई देता है, लेकिन धातु कहीं ना कहीं समान है। ज्ञान एक है, ज्ञान समान है, केवल भारतीय नहीं, पूरे विश्व का। अरे भैया, आइंस्टाइन कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का मतलब शक्ति, ऊर्जा, और ऊर्जा के लिए माना जाता है एटम। एटम को आत्मन भी तो बोल सकते हैं, और गीता कहती है आत्मा अजरोवा अमरोवा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मनुष्यों के समान रूप है, आंसुओं का रंग समान है, लहू का रंग समान है, रूप में भेद हो सकता है, वो शोध का विषय हो सकता है। मनुष्य यहाँ का हो, कहीं का हो, भावनाएं समान है। हर बच्चा उंगली मुंह में ले जाता है, हर बच्चे, मैं कहता हूँ पशु पक्षियों को देखो, इन कबूतरियों को किसने सिखाया अंडे पर बैठकर उसको ऊष्मा दो, उसमें से बच्चा निकल आएगा, किसने सिखाया? दुनिया के हर कोने में पशु पक्षियों का व्यवहार जैसी है, ऐसे मनुष्यों का भी है। इसलिए पूरे विश्व को लेकर आना चाहिए, लेकिन हर संस्कृति अपनी विशिष्टताओं को भी लेकर है, अपनी भौगोलिकता के कारण आती है। दक्षिण भारत में इसलिए इडली और वड़ा और उसका काम है, क्योंकि वहां के वातावरण में क्या रहता है, पानी रहता है, इसलिए तली हुई चीजें ज्यादा आती हैं, पानी दूर किया जाए। जब पंजाब में है ही ऊंच, तो लस्सी तो चाहिए होगी, और पंजाब में खूब खाना पीना, इसलिए अंग्रेजी बोले और व्हाट आर यू डूइंग ओए। अंग्रेज वही बोलेंगे ठंड बहुत होती है, हमारे में ठंड होती है, जेब हाथ में क्या नाम अरे भौगोलिकता है, इन पर भी खोज किया जाए। किस हम ये मत छूटे कि भैया किस क्षेत्र का भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये शोध का विषय बना लो। इस क्षेत्र का इस भाषा पर प्रभाव क्यों पड़ा है, उच्चारण ऐसे पड़ा है। उड़ीसा के लोग य को ज कहते हैं, या कुंदेन्दु तुषार हार चावला, उसने कहा जा कुंदेन्दु। मैंने कहा ज कहां से आ गया? वो कहते हैं महोदय ओडिशायाम एवं भवति यत् य भवति जना ज वदन्ति। मैंने कहा भगवता संस्थाया किम नाम अस्ति? कहते विद्या भारती। मैंने कहा आकृति भगवान यह जनोक्तवान नाना जब प्रारंभे आगच्छति, जब प्रारंभ में आए तो मुझे लगा यह बोलने का सामर्थ्य तो है, लेकिन प्रारंभ में आए तो ये ज बोलते हैं। प्रक्रिया 3 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम था, उसमें इन बिंदुओं को भी उठाया, परिणाम ये निकला। चौथे दिन सभी ने बोला या कुंदेन्दु तुषार। शोध है, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, भाषा सीखने में कहाँ समस्या आ रही हैं, कहाँ सभी भाषाएं आपस में मिलती हैं, इन बिंदुओं को लेकर हम शोध करते हैं, तो मुझे लगता है हमारी सार्थकता वहाँ रहती है। साथियों, विषय और भी कई तरह के थे, लेकिन मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। आप सबने धैर्यपूर्वक सुना, जिनके काल को भी हाँ दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ।